आर्टिकल 48A यानी कि डीपीएसपी हमारी स्टेट को इंस्ट्रक्ट करता है दैट दे शुड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्रूशियल रोल है इन ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। 2020 से 2024 के बीच जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही वो रही 2020 में, दैट इज 92.51 डाउन टू अर्थ, जो मंथ में 2 बार आएगी, जो आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के करंट वाले हिस्से को कवर कर लेगी। नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो? एज अ बिगिनर हमें क्लैरिटी चाहिए होती है कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करें और फोकस करें। तो इसीलिए हमने लाया है सीरीज फॉरगेट रैंडम बुक्स स्टार्ट विद दिस, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री बुक्स, पार्ट 2 ज्योग्राफी, पार्ट 3 पॉलिटी, पार्ट 4 इकोनॉमिक्स, पार्ट 5 इंडियन सोसाइटी और पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को जब हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, कैरिंग कैपेसिटी। वहीं जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायमेंशन देखते हैं तो बात होती है बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑल दोज टेक्नोलॉजीज जो पोल्यूशन को कम करते हैं। वहीं जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। आर्टिकल 48A यानी कि डीपीएसपी हमारी स्टेट को इंस्ट्रक्ट करता है दैट दे शुड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। वहीं आर्टिकल 51A जो हमारे नागरिकों यानी सिटीजन्स को भी कहता है कि दे शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर एनवायरनमेंट। अब चूंकि एनवायरनमेंट इकोलॉजी एक डायनामिक सब्जेक्ट है तो ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। वहीं जब हम इसको इकोनॉमी में देखते हैं तो हम पढ़ते हैं ग्रीन जीएनपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और जितने भी इसके इम्पैक्ट हैं उसे हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि कोस्टल डिग्रेडेशन, राइज ऑफ सी लेवल एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्रूशियल रोल है इन ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम इसे एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ विलेज इन महाराष्ट्र that is called Ralegan Siddhi, the same village from where respectable Anna Hazare comes. Ralegan Siddhi जाना जाता है for community led ecological restoration और ये पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल विलेज है। 1975 में जब अन्ना हजारे अपने गांव में आते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। पहले हम रालेगान सिद्धि विलेज जो कि 1975 में था उसके चैलेंजेस को समझते हैं। वो एक ड्रॉट प्रोन रेन शैडो रीजन में एक गांव था जहां पर बारिश बहुत कम होती थी और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता था तो वाटर स्केर्सिटी और ज्यादा व्यापक हो जाती थी बिकॉज कुएं सूख जाते थे, कोई वाटर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। अब चूंकि लैक ऑफ वाटर है तो एग्रीकल्चर भी लिमिटेड एरिया में होता था, प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होता था, यानी विलेजेस की फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो फॉडर की भी शॉर्टेज थी, यानी जो कैटल्स थे उन्हें भी पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। और ये सारा चैलेंज जो है ये लाया सोशल ब्रेकडाउन, क्योंकि वहां पर थी पॉवर्टी, लोग माइग्रेट कर रहे थे यानी दूसरे शहरों में जा रहे थे काम करने के लिए, एंड देयर वाज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म। अब देखते हैं कि किस तरीके से श्री अन्ना हजारे ने गांव वालों को जोड़कर एक सॉल्यूशन स्टैब्लिश किया जिससे ये गांव बिल्कुल बदल गया फॉर बेटर प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव विलेज। श्री अन्ना हजारे ने अपने गांव के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, सारे विलेजर्स को एक साथ लाया, उनमें कॉमन कंसेंसस डेवलप किया और एज अ कम्युनिटी जब विलेजर्स ने काम किया तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिला। से फॉर एग्जांपल उन्होंने अलग अलग मेथोडोलॉजी से वाटर स्टोरेज शुरू किया, एफॉरेस्टेशन किया जिसके वजह से ग्राउंड वाटर इंक्रीज हुआ और सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम भी खत्म हुई। उसी तरीके से ट्री प्लांटेशन, टेरेसिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बायोगैस सिस्टम, जब उन्होंने इस तरह के मेथड को वहां पे अडॉप्ट किया तो जो विलेज पहले फूड प्रोडक्शन में डेफिसिट था वो फूड सरप्लस हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया और वहां माइग्रेशन भी रुक गया। इसी तरह का एक और विलेज महाराष्ट्र में है जिसने इसी तरह से प्रोग्रेसिव चेंज किया, उसे भी देखते हैं। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है हिवरे बाजार
जिसके सरपंच हैं मिस्टर पोपटराव पवार ने वहां के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए सॉल्यूशंस निकाला और इस विलेज को भी सरप्लस बना दिया। फॉर एग्जांपल वहां भी चैलेंजेस थे, सीवियर ड्राउट्स, वाटर स्केर्सिटी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी। तो उन्होंने भी जो सॉल्यूशन लाया दैट इज वाटर कंजर्वेशन, इंप्रूव्ड वेल्स, बोरवेल्स, एफॉरेस्टेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ, हायर इनकम एंड प्रोस्पेरिटी, और यहां से भी माइग्रेशन रुक गया और ये भी विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो गया और सरप्लस फूड प्रोडक्शन करने लगा। अगर हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट को इंप्रूव करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में वी विल हैव बेटर हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर। तो दैट इज वाई हमारे लाइफ में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड दैट इज वाई सिविल सर्विसेज सिलेबस में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसे भी समझते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम पिछले 8-10 साल का एवरेज लें तो प्रीलिम्स में 15 से 18 सवाल, वहीं मेंस में 2 से 4 सवाल इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। अगर हम प्रीलिम्स का एनालिसिस करें पिछले 10 सालों का, तो हम ये देखते हैं कि 2018 में सबसे कम 11 क्वेश्चन और वहीं 2021 में सबसे ज्यादा 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर हम एवरेज लें तो 15 to 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का रोल प्रीलिम्स में कितना है समझते हैं इस बात से। ये पिछले 5 साल का जनरल कैटेगरी का प्रीलिम्स का ऑफिशियल कट ऑफ है। अगर हम देखें तो 2020 में सबसे ज्यादा कट ऑफ था और 2023 में सबसे कम कट ऑफ। 2020 में अगर मुझे 92.51 चाहिए था तो राउंड ऑफ मुझे 47 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे, और वहीं 2023 में अगर मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना था तो मुझे 38 क्वेश्चन ओवरऑल सही करने थे। और अगर हम देखते हैं कि 15 to 18 क्वेश्चन अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से ही पूछा जा रहा है, यानी प्रीलिम्स में इसका एक क्रूशियल रोल है। इसे एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। 2020 से 2024 के बीच जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही वो रही 2020 में, दैट इज 92.51। इसका मतलब है कि 2020 में अगर ओवरऑल आपने 47 क्वेश्चंस करेक्ट कर ली है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। और हमने ये एनालिसिस किया कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से औसतन 15 से 18 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कट ऑफ का 30 to 40% मार्क्स आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से अचीव कर सकते हो। और हमने इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में बताया था कि 18 to 20 क्वेश्चन औसतन इकोनॉमिक्स से भी पूछे जा रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो एक हायर परसेंटेज कट ऑफ का ये 2 सब्जेक्ट पढ़कर ही अचीव किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ेंगे और फिर उस सब्जेक्ट में जब भी हम कोई चैप्टर या टॉपिक शुरू करेंगे तो उस चैप्टर या टॉपिक का पहले PYQs पढ़ेंगे और उसके बाद जाकर हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट के सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स, जिसमें बात है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। फिर हम बात करेंगे मेंस, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 3, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये मेरा पूरा सिलेबस है। हम अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत एनसीईआरटी बुक से करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज सिंपल और लूसिड है, जिससे आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को पिकअप कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे उस टॉपिक के सबसे पहले आप PYQs सॉल्व करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि इस कॉन्टेस्ट में से यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है। और जब आप PYQs पढ़ लोगे तो आप फिर आकर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो और इसके साथ ही आप शंकर IAS की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ोगे, यानी कि आपने एक टॉपिक एनसीईआरटी से उठाया, उसके PYQs को एनालाइज किया, एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ी और उसके बाद वही चैप्टर या टॉपिक आप शंकर IAS एनवायरनमेंट बुक से पढ़ोगे तो आपको बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसीलिए आप निरंतर न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस रिगार्डिंग पॉलिसीज, इंडेक्स, रैंक, वहां से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहेंगे।
एनसीईआरटी शंकर आईएएस बुक के अलावा आपको ये 2 बुक और फॉलो करनी है। दिस इज अ मैगजीन डाउन टू अर्थ जो मंथ में 2 बार आएगी, जो आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के करंट वाले हिस्से को कवर कर लेगी। साथ में इंडियन ईयर बुक जो कि फेब और मार्च में आपको मिलेगी, जहां से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी पॉलिसीज, डेटा मेंशन्ड है, यहां से आप उसको ले सकते हैं। ऑफलाइन मीडियम के अलावा हमें कुछ ऑनलाइन मीडियम भी फॉलो करने हैं, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहां पर जब आप ऑल प्रेस रिलीज सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे कंटेंट, करंट अफेयर्स यहां से मिल जाएंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पर जब जाएंगे तो यहां पर रिसोर्सेज में आपको जितने भी रिपोर्ट्स चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, यहां पर आपको मिल सकता है। इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो जब हमें डेटा चाहिए, रैंकिंग चाहिए, इंडेक्स की बात हम करते हैं, तो हम WWF के वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। और जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की बात करनी है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को यहां पर हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे ऑनलाइन मीडियम्स होंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले आएगा बायोलॉजी क्लास 12 स्टैंडर्ड, जिसमें यूनिट 10 में ये 4 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके अलावा ज्योग्राफी के भी कुछ एनसीईआरटी है जो हमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए पढ़ने होंगे, उनको भी डिस्कस करते हैं। आपने अगर इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देखी होगी तो इन सब एनसीईआरटी को हमने वहां भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमें कैटेगोरिकली इसको भी देखना है। तो इन 5 एनसीईआरटी में सबसे पहले हम बात करेंगे दी अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें अगर आप देखो तो ये जो 8th चैप्टर है, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अवर एनवायरमेंट एनसीईआरटी, इसके सारे चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एनवायरमेंट है। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर 2, चैप्टर 4 जो एग्रीकल्चर की बात करता है, ये दोनों चैप्टर 2 और 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 के एनसीईआरटी में देखें तो चैप्टर्स लाइक ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ग्लॉसरी को भी हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज दोज टर्म्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें चैप्टर्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस में या तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट या एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये 2021 का ये सवाल पूछा गया था, और अगर आप जो 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक्स की हमने जो डिस्कस किया, जिसका सेक्शन 10 वाला जो पार्ट था, तो उसमें ये कंप्लीट ये डायग्राम फास्फोरस साइकिल का दिया हुआ था, और साथ में ही ये पूरी पैराग्राफ दी हुई है जिसके बेस्ड वो सवाल पूछा गया है। उसके साथ ही 2021 में एक और क्वेश्चन अगर आप ये देखते हैं तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट डेफिनेशन आपको वही 12th क्लास की एनसीईआरटी के उन 4 चैप्टर्स में आपको ये डायरेक्ट फ्रैगमेंटेशन का ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं जो करंट से रिलेटेड था, रिलेटेड टू 2022। इसमें यह सवाल पूछा गया था, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हजार्ड। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये डाउन टू अर्थ जुलाई 2022 के जुलाई का, यानी मेंस के पहले ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ में आ गई थी, और यहां पर आप देखोगे तो सारे वो मेथोडोलॉजी भी लिखे गए हैं विद कंप्लीट डेफिनेशन एंड ऑल। तो इसीलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमें स्टैटिक के साथ करंट का भी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वो सारे रिसोर्सेज बता दिए जिससे आप स्टैटिक और करंट दोनों को अच्छे तरीके से एज अ बिगिनर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कंप्लीट कर सको और अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सको। और इसी सीरीज फॉरगेट रैंडम बुक्स स्टार्ट विद दिस में हमारा अगला जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप अगर इसी तरीके के वीडियोस बेस्ड ऑन राइट माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो अथर्व आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।